हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे चैनल पर जिसका नाम है दोस्तों लॉ मोटिवेट्स। आज के वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बीइंग अ लॉ स्टूडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू नो इट कि आखिर जो है ये टॉपिक क्या बोलता है। जिस टॉपिक के बारे में दोस्तों आज हम लोग जिक्र करेंगे, ये टॉपिक का नाम है द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को जो है हम लोग जो है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किस नाम से जानते हैं, कैसे इसको पढ़ते हैं, इसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे इजी वे में आखिर जो है द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या बोलता है। जी हाँ दोस्तों, द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को जो है हम लोग इजी वे में इंग्लिश में समझते हैं कि एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। जी हाँ दोस्तों, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट विच इज़ इनफोर्सिबल इन इटसेल्फ इज़ वॉइड। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि दोस्तों कि ऐसा कोई एग्रीमेंट अगर दो पार्टीज़ के बीच होता है जो कि अपने आप में ही वॉइड है, वॉइड का अर्थात जो है शून्य है, विच इज़ नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। तो ऐसे टॉपिक के बारे में, ऐसे कार्य के बारे में भला जो है हम लोग जो है एग्रीमेंट आगे कैसे कर सकते हैं, कैसे कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस में इसको जो है वैलिडिटी करार कर सकते हैं या वैलिड करार कर सकते हैं। इस टॉपिक के बारे में चलिए जो दोस्तों विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके डेफिनेशन पार्ट को पढ़ते हैं और उसके बाद जो है हम लोग आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं आखिर जो है सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 क्या बोलता है। सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। जी हाँ दोस्तों, आगे कहता है कि एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड। चलिए दोस्तों इसके सेकेंड पार्ट को भी समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये क्या बोलता है। कॉन्ट्रैक्ट टू डू एक्ट afterwards becoming impossible or unlawful. A contract to do an act which after the contract is made becomes impossible or by reason of some event which the promisor could not prevent unlawful becomes void when the act becomes impossible or unlawful. जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसके डेफिनेशन पार्ट को जो है दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग में दोस्तों ये क्लियरली बात करता है एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज़ वॉइड। जी हाँ दोस्तों, मतलब ऐसा कोई एग्रीमेंट, ऐसा कोई करार जब दो पार्टीज़ के बीच होते हैं तो जो है दोस्तों उसमें से जो एग्रीमेंट जिस बेसिस पे होती है वो एग्रीमेंट ही जो है इम्पॉसिबल है, तो भला जो है ये एग्रीमेंट आगे जाके फर्दर जो है कैसे वैलिड होगा या कैसे जो है ये फुलफिल होगा। कहने का तात्पर्य दोस्तों कि ऐसा कोई एग्रीमेंट जो कि अपने आप में ही इम्पॉसिबल है, अगर आपसे कोई करार करता है कि मैं जो है आप मेरे लिए ये कर दो, मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, तो इस तरह के जो है एग्रीमेंट वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ना कोई चांद तारे तोड़ के लाएगा आपके लिए और ना ही आपके लिए कोई जो है कुछ इस तरह की हरकत कर सकता है, क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं दोस्तों। विस्तार से दोस्तों हम लोग बात करेंगे और इसके इलस्ट्रेशन पार्ट को भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो है दोस्तों अभी हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को समझते हैं। सेकेंड पार्ट में दोस्तों ये क्लियरली बताया गया है कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जब ये बना था तब तो ये वैलिड था, लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस, ड्यू टू सम ऐसी कोई घटना हो जाती है बीच में जिसके चलते जो है प्रॉमिसर जो होता है उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए अब सक्षम होता ही नहीं है। कैसे नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, इसको भी आगे दोस्तों हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और मैं आपको वादा करता हूँ इस वीडियो के बाद आपको जो है द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के जो पार्ट को समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका जो है ये डाउट और ये जो है जितने भी आपके मन में क्वेरीज हैं सारे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर जैसे दो टॉपिक के बारे में दो जो है पार्ट के बारे में जिक्र किया गया है। पहले पार्ट में ये बताया गया दोस्तों कि ऐसा कोई एग्रीमेंट जो अपने आप में ही जो है इम्पॉसिबल है, उसको करने के लिए जो है ब्रीच हो जाती है या जो है नॉन परफॉर्मेंस के लिए जो है जिस पार्टीज़ को लॉस होती है उसको क्या होना चाहिए। ऐसे में दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि एग्रीमेंट जब फ्रॉम एब इनिशियो जो है ये इनवैलिड है या वॉइड है, तो ऐसे में दोस्तों प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बीच कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस बनता ही नहीं है। तो ऐसे में प्रॉमिसी का ये हक नहीं बनता है कि वो जो है प्रॉमिसर से कुछ क्षतिपूर्ति ले या जो है कंपनसेशन क्लेम करे। लेकिन सेकेंड पार्ट में जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है बहुत ही क्लियरली वे में कि जो है एक कॉन्ट्रैक्ट जो बनते समय तो वैलिड था, जब उसका निर्माण किया गया, उस संविदा का जब निर्माण किया गया तब जो है वो बहुत ही वैलिड था।
लेकिन हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों, हमारा लाइफ जो है फुल ऑफ अनसर्टेन है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ हमारा संपूर्ण जीवन है। ऐसे में दोस्तों ये बहुत ही स्वाभाविक है कि जो है जब कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस में पार्टी आए तो उनके साथ जो है आगे जाके कोई ऐसी घटना हो सकती है जिसके चलते जो है दोस्तों वो आगे जाके उस कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस को जो है फुलफिल ना कर पाए या अपने ऑब्लिगेशंस को जो है दोस्तों वो पार्टीज पूरा ना कर पाए। ऐसे में दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रॉमिसर जो कि प्रॉमिस करता है एक प्रॉमिसी को, उसका ये हक बनता है, मतलब प्रॉमिसी का ये हक बनता है कि वो जो है प्रॉमिसर से है जो है डैमेज क्लेम करे या जो भी उनका क्षतिपूर्ति हुई है उनको जो है वो पूरा करे। ऐसे में दोस्तों प्रॉमिसर का ये फ़र्ज़ बनता है कि जो है प्रॉमिसी को जितना भी लॉस हुआ है या जो भी उनके हिसाब से लगता है हानि हुई है तो उन्हें जो है उनको देना ये बनता है, ये लॉ हमारा कहता है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में भी हमारे जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 में जिक्र किया गया है। आखिर पढ़ते हैं ये क्या बोलता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया है कि अगर इस तरह के कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस में अगर पार्टी जो है वो अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरे नहीं करते हैं, कोई पार्टी प्रॉमिसर, तो जो है उनके लिए जो है प्रॉमिसी के लिए जो है उनको कंपनसेशन देनी पड़ती है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं और एक जो है इसमें प्रोसेस को पढ़ते हैं जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है। कंपनसेशन फॉर लॉस थ्रू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट नोन टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल where one person has promised to do something which he knew or with reasonable diligence might have known and which the promisee did not know to be impossible or unlawful, such promiser must make compensation to such promisee for any loss which such promisee sustains through the non-performance of the promise। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर बताया गया, ये बहुत ही क्लियरली बताया गया है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में जब एक प्रॉमिसर होता है, एक प्रॉमिसी होता है, तो एक प्रॉमिसर का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस में आने से पहले जो है अपने सारे कार्य के बारे में जो है जानकारी जो है प्रॉमिसी को दे दे या ऐसा कोई बात ना छिपाए जो है प्रॉमिसी को आगे जाके जिसके चलते जो है लॉस प्रदान हो या जो है उनको जो है क्षति प्रदान हो। ये एक उनका फ़र्ज़ तो बनता ही है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अगर जो है आगे जाकर वो घटना जो है या तो इम्पॉसिबल बन जाती है, वो घटना जो है मतलब जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस में आने के बाद जो कार्य जिसके बेसिस पे जो है कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण किया गया है वो कार्य जो है आगे जाके अगर इम्पॉसिबल बन जाता है या अनलॉफुल बन जाता है, तो क्या ऐसे में जो है दोस्तों प्रॉमिसी जो उम्मीद में बैठा है कि प्रॉमिसर जो है उनके कार्य को फुलफिल करेंगे, उनके ऑब्लिगेशंस को पूरा करेंगे, ऐसे में जो है प्रॉमिसर नहीं करता है, तो ऐसे में प्रॉमिसर का ये फ़र्ज़ बनता है दोस्तों कि वो प्रॉमिसी को जो है जितना भी उनको डैमेज होता है उसके हिसाब से जो है उनको कंपनसेट करे, उनको जो है कंपनसेशन प्रदान करे। ये उनका जो है दोस्तों फ़र्ज़ बनता है। इसी के बारे में दोस्तों यहाँ पर क्लियरली बताया गया है। चलिए दोस्तों, आप जो है आपके साथ हम पढ़ते हैं इलस्ट्रेशंस पार्ट्स को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आखिर जो है इसके इलस्ट्रेशंस में क्या बोलते हैं। इलस्ट्रेशंस को जो है दोस्तों हिंदी में कहें तो दृष्टांत कहते हैं। इसे उदाहरण के तहत जो है माना जाता है। सेक्शंस को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि इलस्ट्रेशंस पार्ट को समझने के बाद आपके जो डाउट्स है द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशंस के तहत जो है आपके जितने भी डाउट्स है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, एक एक करके सारे इलस्ट्रेशंस को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला इलस्ट्रेशन में बोलता है दोस्तों, ए एग्रीज विथ बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक द एग्रीमेंट इज वॉइड। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों, ए और बी दो पार्टीज है, दो पार्टीज के बीच जो है ए बी से ये एग्रीमेंट करता है कि जो है मैं ऐसा कोई मैजिक कर दूंगा जिससे जो है खजाना का निर्माण हो जाएगा, इसके लिए जो है आप मुझसे एक एग्रीमेंट करवा लो। इस तरह के एग्रीमेंट दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं कि वॉइड होता है। तो ये जो है ये फर्स्ट पार्ट में आता है, मतलब ऐसा कोई एक्ट जो अपने आप में ही इम्पॉसिबल है करने के लिए, उसका जो है कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है, वो इम्पॉसिबल है। तो इस तरह के जो है जितने भी आपके आसपास अगर इस तरह की घटनाएं होते हैं तो आप समझ जाइए कि ये जो है वॉइड है, इसका जो है हमारे कानून की नज़र में कोई वैलिडिटी है ही नहीं। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सेकेंड पार्ट में बोलता है दोस्तों, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द मैरिज, ए गोज मैड, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। हाँ दोस्तों, कहने का मतलब है दोस्तों ए एंड बी दो पार्टीज होते हैं और दोनों जो है आपस में बहुत प्रेम करते हैं। दोनों को लगता है कि हम लोग जो है एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते हैं। तो उन्होंने एक दिन डिसाइड करते हैं दोनों मिलके कि हम लोग चलिए कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण कर लेते हैं। उसमें ये लिख देते हैं कि हम जो है आपके साथ शादी करेंगे, आप जो है हमारे साथ शादी करेंगे। लेकिन जैसे ही टाइम फिक्स हो जाता है दोस्तों, मैरिज का टाइम जो है फिक्स हो जाता है,
उसमें से क्या होता है दोस्तों, यहाँ क्लियरली बताया गया है, उसमें से जो एक पार्टी होता है जिसे ए के नाम से यहाँ पर दर्शित किया गया है, ए पार्टी जो है वो क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। ऐसे में दोस्तों जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान जो है पागल के साथ जो है दोस्ती मतलब जो है शादी नहीं करना चाहेगी। तो ऐसे में दोस्तों वो लड़की जो है आगे जाके मना कर देती है। तो पहले तो जो दोस्तों ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड था, क्योंकि दोनों ही साउंड माइंड थे, दोनों ही सक्षम थे शादी करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है उसमें से जो है एक पार्टी जो है वो मैड हो जाते हैं, अर्थात जो है पागल हो जाते हैं। इस तरह के साथ दोस्तों हम लोग देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट जो है आगे जाके जो है वॉइड हो जाता है, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के श्रेणी में चला जाता है। चलिए दोस्तों इसके थर्ड इलस्ट्रेशन पार्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं, आखिर जो है ये क्या बोलता है समझते हैं। थर्ड इलस्ट्रेशन में बोलता है दोस्तों, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू मैरी बी। जी हाँ दोस्तों, बीइंग ऑलरेडी मैरिड टू सी एंड बीइंग फॉरबिडन बाय द लॉ to which he is subject to promise polygamy. A must make compensation to B for the loss caused to her by the non-performance of his promise। जी हाँ दोस्तों, यहाँ A, B, C तीन पार्टी है। A जो है B से ये प्रॉमिस करता है कि मैं जो है आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। ऐसे में मज़ेदार बात यह है दोस्तों, A बहुत चालू रहता है, वो जो है पहले ही C से मैरिज किया हुआ रहता है, मैरिड रहता है A, और इसके बावजूद जो है दोस्तों वो पॉलीगेमी को अर्थात जो है बहु विवाह को जो है यहाँ पर दर्शित करना चाहता है, बहु विवाह करना चाहता है और एक से अधिक विवाह को जो है वो अंजाम देना चाहता है। ऐसे में दोस्तों ये हमारा हिंदू मैरिज एक्ट में ये क्लियरली बताया गया है कि एक इंसान जो है, एक हिंदू जो है सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन काल में, संपूर्ण जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही विवाह कर सकता है। ऐसे में दोस्तों वो दो विवाह कैसे कर सकता है? इस तरह से दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो है यहाँ बी को जो है यह मेंटल हैरेसमेंट तो हुआ ही है, तो इस मेंटल हैरेसमेंट के लिए जो है ए को बी को कंपनसेशन देना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं चौथे इलस्ट्रेशन पार्ट को और समझने की कोशिश करते हैं आखिर जो है चौथा इलस्ट्रेशन क्या बोलता है। चौथा इलस्ट्रेशन में बोला गया है दोस्तों, ए कॉन्ट्रैक्ट टू टेक इन अ कार्गो फॉर बी एट अ फॉरेन पोर्ट। A's government afterward declares war against the country in which the port is situated. The contract becomes void when war is declared। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ए जो है वो बी एक कोई पार्टी है जो कि फॉरेन कंट्री का कोई व्यक्ति है, सिटीज़न है, उसके साथ जो है एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस में आना चाहता है। इसमें जो है दोस्तों ए जो है वो बोलता है कि जो है जहाजी माल है, जो कि कार्गो है, जहाजी माल है, उसको जो है लेने के लिए जो है वो बोलता है, जो कि विदेशी बंदरगाह में वो सिचुएटेड होता है। लेकिन दोस्तों जब इस तरह के कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस बने थे ए और बी के बीच में, मान के चलिए कि हम इंडिया के पार्टी है, एक पाकिस्तान का कोई व्यक्ति है जिसके साथ मैं कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस में आना चाहता हूं, लेकिन हम दोनों के बीच कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस बहुत ही सामान्य था, सब कुछ ठीक था, कई दफ़ा हम लोगों ने फुलफिल भी किया अपने कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस को, अपने ऑब्लिगेशंस को। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि किसी न किसी कंट्री के साथ जो है हमारा वार स्टार्ट हो जाता है, विवाद हो जाता है, युद्ध जैसी अवस्था हो जाती है। तो ऐसे में दोस्तों ये बहुत ही स्वाभाविक है कि हम उस देश के नागरिक के साथ ही, उस देश के सिटीजन के साथ ऐसा कोई कार्य ना करें जो हमारे देश के खिलाफ हो या जो है वो कहीं ना कहीं देशद्रोह का बात आ जाए। ऐसे में दोस्तों जो है इस तरह के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है जब शुरू में किया था तब तो वैलिड था, लेकिन ड्यू टू गवर्नमेंट्स पॉलिसी ये जो है इनवैलिड हो जाता है और ये वॉइड के श्रेणी में चला जाता है। ऐसे में दोस्तों ये एक प्रकार का वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का ही एग्जाम्पल बताता है। चलिए दोस्तों अब फिफ्थ नंबर के इलस्ट्रेशन पार्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं, आखिर जो है ये फिफ्थ नंबर के इलस्ट्रेशन पार्ट क्या बोलता है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। फिफ्थ नंबर के इलस्ट्रेशन पार्ट में दोस्तों ये बताया गया है कि ए कॉन्ट्रैक्ट टू एक्ट at a theater for 6 months in consideration of a sum paid in advance by B. On several occasions, A is too ill to act. The contract to act on those occasions becomes void। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर A जो है एक पार्टी है, B जो है एक पार्टी है। ए को जो है दोस्तों यहाँ पर एक आर्टिस्ट के तौर पे दिखाया गया है और बी में भी हो सकता है कि वो एक बिजनेसमैन हो या जो है एक थिएटर का मालिक हो। ए जो है दोस्तों 6 मंथ्स के लिए जो है बी के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस में आता है। वो कॉन्ट्रैक्ट करता है कि आने वाले 6 मंथ्स तक जो है मैं आपके थिएटर में आऊँगा, परफॉर्मेंस दूंगा और जो है इससे जो भी फ़ायदा होगा हम लोग आपस में शेयर कर लेंगे या जो भी होगा उसमें बेनिफिट हम लोग देख लेंगे, शेयर कर लेंगे। लेकिन होता क्या है दोस्तों, 1-2 परफॉर्मेंस तो वो करता है, लेकिन उसके बाद जी एक अपकमिंग
अपकमिंग डेज में जो है वो बीमार हो जाता है, वो जो है इलनेस के चलते जो है, एंड दैट टाइम ही इज़ नॉट एबल टू कम एंड टू परफॉर्म ऑन दैट स्टेज। मतलब ऐसा क्या होता है दोस्तों, उसके साथ जो है ऐसा कुछ घटना हो जाती है जिसके चलते जो है बीमारी के चलते वहाँ जो है परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों ये बहुत ही स्वाभाविक है कि वो जो मालिक है, वो जो थिएटर का ऑनर है, उसे काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में दोस्तों जो ए नंबर का पार्टी है उसे जो है बी को कंपनसेशन देना ही पड़ेगा, उसको जो है क्षतिपूर्ति देनी ही पड़ेगी दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, गब्बर और गब्बर इज़ बैक, शायद इस तरह की नाम का एक फिल्म था। तो उसमें दोस्तों एक सीन का दिखाया गया था जिसमें जो है हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल का एक सीन था छोटा सा, उसमें दिखाया गया था कि एक मृत इंसान से भी जो है ऑपरेशन के नाम से जो है उस इंसान को ठगने की कोशिश किया जाता है, अर्थात जो अक्षय कुमार को जो है ठगने की कोशिश किया जाता है हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के द्वारा, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के द्वारा। ऐसे में दोस्तों जब कोई इंसान, मैं आपको बता कि कोई इंसान अगर पहले ही मृत्यु को प्राप्त कर ले तो ऐसे में जो है उसकी ऑपरेशन के नाम पे जो है दोस्तों कोई इंसान कैसे कोई पैसा ले सकता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हॉस्पिटल में जब हम लोग मरीज को लेके जाते हैं तो इसमें एक जो है बॉन्ड साइन किया जाता है, वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल बॉन्ड होता है पेशेंट के परिवार के साथ जो है डॉक्टर्स का होता है कि अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई घटना हो जाए उनके साथ तो डॉक्टर्स जो है इसके लिए जो है इसके लिए बाध्य नहीं होंगे, डॉक्टर्स जो है डॉक्टर्स को जो फर्दर इसके लिए ब्लेम नहीं किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों ये तो चलो वैलिड है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस होना चाहिए इस तरह के, ताकि जो है पेशेंट्स के परिवार खुदा ना खास्ता अगर कुछ उनके साथ हो जाए तो पेशेंट्स के परिवार जो है डॉक्टर्स के ऊपर ब्लेम ना करे। ये तो चलिए एक बात हो ही गई। लेकिन दोस्तों इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि एक मृत शरीर के साथ भी, एक मृत बॉडी को भी जो है ऑपरेशन के नाम पे जो है पैसे उगाही के लिए जो है दोस्तों यहाँ पर क्लेम किया जाता है, जिसे अक्षय कुमार जो है इस फिल्म में जो है साबित करते हैं कि डॉक्टर्स जो है कितने गलत काम करते हैं। और इसके एवज में दोस्तों इस फिल्म में ये भी दिखाया गया कि अक्षय कुमार बाद में उनसे जो है 50 लाख का डिमांड भी करते हैं। दोस्तों आप ही बता दीजिए कि एक जो है मृत बॉडी या एक जो है मरे हुए इंसान का कोई ऑपरेशन कैसे कर सकता है। तो इस तरह के जो भी हरकत होते हैं, इस तरह के जो भी कार्य होते हैं दोस्तों, ये जो है इम्पॉसिबल एक्ट टू परफॉर्म होता है दोस्तों। ये भी एक डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का ही पार्ट है। कहने का उद्देश्य है कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के कैटेगरी में इस तरह के बहुत सारी घटनाएं आती हैं जो पहले से ही इंसान मर चुका है, उसके लिए कोई इलाज, कोई जो है डॉक्टर्स कोई इलाज के लिए जो है प्रोसीजर कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो पहले से ही इंसान मर चुका है। अब डॉक्टर्स के हाथ में भी नहीं है कि उस इंसान को जो है फिर से जीवित कर दे। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप लॉ की स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, अगर आप जनरल सिटीज़न भी हैं तब भी जो है आपको इस वीडियो की जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आए दिन हमारे समाज में हम इस तरह की घटनाओं के बारे में देखते हैं या इस तरह की घटनाओं में जो है कहीं ना कहीं शामिल हो ही जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक, एक नई ऊर्जा के साथ आपसे मिलने का वादा करता हूं। तब तक के लिए आपके भाई को, आपके दोस्त को आज के लिए विदा दीजिए। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जो है हमारे कानून व्यवस्था और लॉ की जानकारी दोस्तों प्राप्त हो सके। तब तक के लिए दोस्तों आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप जो करना चाहें दोस्तों मस्ती से करें। बाय बाय।